फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो यहां पर अंडरलाइंग एसेट पता क्या है, तो पहले हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया ही था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। तो यहां पर भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहां पर क्या आ गया है, अंडरलाइंग एसेट इज इंटरेस्ट, अंडरलाइंग एसेट इज इंटरेस्ट रेट्स। और जब भी इंटरेस्ट रेट्स की बात होगी, दो चीजें अटैच होंगी, एक नोशनल अमाउंट और दूसरा आपके पास क्या अटैच होगा, दिस इज योर टाइम पीरियड। तो ये भूल मत जाना, यही काम की चीज है सर। तो यहां पर अंडरलाइंग एसेट इज योर इंटरेस्ट रेट और उसके साथ अटैच है नोशनल अमाउंट, ठीक है, $1,00,000 $5,00,000 और साथ में टाइम पीरियड, कितने टाइम का लोन इन्वेस्टमेंट है, एंड दिस इज अटैच विद द इंटरेस्ट रेट ऑलवेज, जब भी कोई कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए सर कॉन्सेप्ट, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, व्हाट इज फ्रा, फ्रा क्या है, कैसे डील हो रहा है वहां पर, कैसे कैलकुलेशंस हो रही हैं, और फिर वो वाई दिस इज ए हेजिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्यों वो हेजिंग स्ट्रैटेजी है वो भी हम समझ लेंगे सर। तो दिस इज योर फॉरवर्ड एग्रीमेंट। क्या है सर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, सेम है जो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट, फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। तो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, आज होगा, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे, we are contracted today for the buying and selling at some future date, for the buying and selling at some future date, यही था ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब मैं वहां पर लोन लेना चाहता हूं, बट मैं लोन आज नहीं लेना चाहता, मैं कब लेना चाहता हूं, दिस इज आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद, मैं 6 महीने के बाद यहां पर लोन लेना चाहता हूं। याद है ना सर, अगर इक्विटी की बात थी तो मैंने कहा रिलायंस का शेयर मैं आज बाई नहीं करना चाहता, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट, फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। तो मैं वहां पर बाई सेल कब करना चाहता था, 6 महीने के बाद। ऑन द सेम वे मैं लोन इन्वेस्टमेंट कब करना चाहता हूं, दिस इज आफ्टर 6 months। तो वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे, रेट इज डिसाइडेड, रेट कब डिसाइड हो जाएगा, आज ही, रेट इज डिसाइडेड as on today for the buying and selling at some future date। तो मैं यहां पर लोन लेना चाहता हूं, यहां पर इन्वेस्ट करना चाहता हूं। याद रखना एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप लोन की बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। कैलकुलेशन देख लेंगे मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। मैंने लोन लिया हुआ है तो मुझे अपने लिए चेक करना पड़ेगा, जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको अपने लिए चेक करना पड़ेगा कि मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। तो मैं कोई नई बात यहां पर करने वाला नहीं हूं, एग्जैक्टली जो हमने डेरिवेटिव में सीखा है, करेंसी के अंदर सीखा है, तो हम भी तो वहां पर भी तो यही कर रहे थे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कर रहे थे, अपना रेट आज ही बुक कर रहे थे, मुझे पता है मेरी रिसिप्ट कब आने वाली है, दिस इज आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद $1,00,000 आने वाले हैं। तो मैंने आज ही बैंक के पास जाके अपना रेट ऑफ जो एक्सचेंज रेट है वो बुक कर दिया, दिस इज $1 = 85। तो अब जो मेरी रिसिप्ट पेमेंट आएगी, दिस इज एट द रेट ऑफ 85। ऑन द सेम वे आज ही जाके मैं बैंक के पास अपना रेट बुक कर सकता हूं, दिस इज फॉरवर्ड रेट, मैं अपना फॉरवर्ड रेट बुक कर सकता हूं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द बोरिंग, ठीक है। तो मुझे लग रहा है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं, तो मैं आज ही बैंक के पास जाके अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बुक कर सकता हूं, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। तो मैंने आज जाके ही अपना रेट बुक कर दिया और मैंने अपना रेट फिक्स कर दिया 10% पर है, कि मैं कितने रेट पे लोन लूंगा, देख लीजिए, दिस इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, दोनों पार्टी एग्री हो गई, ठीक है। अब वहां पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। अब मिस्टर बी इंडिविजुअल हो सकता है, बैंक हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनी पार्टी, दिस इज ओटीसी मार्केट। कौन सी मार्केट है,
ओटीसी मार्केट है, ओवर द काउंटर मार्केट है, तो वहां पर जाके देख लीजिए वो किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ कर सकता है, बैंक्स के साथ कर सकता है, किसी इंडिविजुअल के साथ कर सकता है। तो वहां पर जाके उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। तो वो क्लैरिटी चाहिए। सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने पहले सीखा था, एग्जैक्टली वही है, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, लोन इन्वेस्टमेंट के साथ हमेशा टाइम पीरियड क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो मैं 6 महीने के बाद कितने टाइम का लोन लेना चाहता हूं, दिस इज ओनली फॉर 3 मंथ्स। कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स, और मेरा रेट कितना फिक्स हो गया, दिस इज 10% पर एनम, एंड दिस इज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। यही फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है। तो पहले हमें क्लैरिटी से समझना है कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या है। तो ये आपके पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट डेट, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट डेट, दिस इज योर सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट यही होगा सर, बट लोन कब खत्म हो रहा है देख लीजिए, दिस इज लोन एक्सपायरी, लोन मैच्योरिटी, लोन मैच्योरिटी डेट, दिस इज लोन मैच्योरिटी डेट। जो भी आप लोन ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ, रेट आज डिसाइड हुआ, कितने रेट पे, 10% पर एनम। कब लेंगे, 6 महीने के बाद। दिस इज फॉर 3 मंथ्स। कितने टाइम के लिए लोन लूंगा, 3 मंथ्स, 3 इयर्स, 30 इयर्स, कुछ भी हो सकता है वो टाइम पीरियड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है, दिस इज ऑफ 6 मंथ्स। तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपके पास कितने टाइम का है, दिस इज ऑफ 6 मंथ्स। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है, 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 6 मंथ्स ओनली, ठीक है। अब वो लोन पीरियड 3 मंथ्स भी हो सकता है, 30 मंथ्स भी हो सकता है, 3 इयर्स भी हो सकता है, 30 इयर्स भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है, द टाइम पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 6 मंथ्स। तो वो क्लैरिटी से पता होना चाहिए, ठीक है। एंड रेट मेरा पहले से ही क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। अब दुनिया में रेट कहीं पर भी चला जाए, मेरे लिए रेट कितना हो गया है, 10% पर एनम, ठीक है। एंड दिस इज योर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो जैसे हम करेंसी के लिए बुक कर रहे थे, जैसे हम शेयर्स के लिए बुक कर रहे थे, जैसे हम कमोडिटीज के लिए बुक कर रहे थे, सेम हम किसके लिए बुक कर रहे हैं, दिस इज फॉर इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ठीक है। इसी में 2-3 पॉइंट्स और ऐड करूंगा। मिस्टर ए क्या ले रहा था, लोन, तो मिस्टर बी के लिए क्या है, टेक्निकली उसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट। याद रखना सर, मिस्टर ए के लिए वहां पर देख लीजिए लोन है, तो मिस्टर बी के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और जो लोन ले रहा है उसको क्या यहां पर क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन। क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन। समझना अच्छे से, दीज आर मार्केट टर्म्स, मैंने नहीं बनाया। तो मार्केट में जो लोन ले रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन। और जो लोन दे रहा है उसके लिए कौन सी पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन। क्लैरिटी से समझना है, क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी होगी, यू हैव ए लॉन्ग पोजीशन, तो आपको समझ जाना हम लोन ले रहे हैं। यू हैव ए शॉर्ट पोजीशन, तो टेक्निकली आपकी साइड कौन सी हो गई, इन्वेस्टमेंट साइड हो गई, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है, जिसकी लॉन्ग पोजीशन है तो वो क्या कर रहा है, बाय। तो हम क्या बोलेंगे, FRA बाय। उसने FRA क्या किया है, बाय किया है। और जिसकी शॉर्ट पोजीशन है उसने FRA क्या किया है, सेल किया है। तो वो कोई पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, ना लोन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, दे आर सिंपली रिटन FRA बाय, FRA सेल। if you are taking FRA buy, technically you are taking loan, you have a long position, and if you are doing FRA sell, तो आपकी कौन सी पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, एंड दिस इज अ केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये मार्केट टर्म्स को समझना है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें मार्केट टर्म्स को समझना है। तो ये मेरे पास सेटलमेंट डेट है, कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली आज ही खत्म हो जाएगा यहां पर, इस डेट पे 6 महीने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये तो लोन का टाइम पीरियड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब ये कैलकुलेशन हम सीख लेंगे।
ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है, दिस इज आफ्टर 6 मंथ्स। लोन का टाइम पीरियड कितना है, 3 मंथ्स, टोटल टाइम पीरियड कितना है, 9 मंथ्स। तो किस तरह से हम एफआरए को लिखते हैं वो पूरा एक बार दोबारा से एग्जांपल से मैं आपको और क्लैरिटी से बता रहा हूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में कि एफआरए क्या है, एफआरए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, उसके लिए मार्केट टर्म्स क्या हैं, तो वो सब क्लैरिटी से पता होगा। क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व है, 1 मिनट में सर, ठीक है, मेरी गारंटी है। आप उसको वहां पर जैसे काउंटिंग करते हैं ना उंगलियों पे, वैसे आप आंसर निकाल देंगे, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। दिस इज सिंपली वी हैव टू एनालाइज कि मैंने किस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया, रेट कितना आ गया, बताओ मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, किया था ना करेंसी में हमने, मैंने रेट फिक्स कर दिया 85, रेट 87 आ गया, तो बताओ मुझे प्रॉफिट है लॉस है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा मेरा रिसिप्ट का केस है या पेमेंट का केस है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी नीड टू कैलकुलेट कि बिकॉज ऑफ हेजिंग मुझे प्रॉफिट है या लॉस है। ऑन द सेम वे यहां पर भी यही होने वाला है कि हम वहां पर रेट फिक्स कर देंगे, रेट बढ़ गया या रेट कम होगा, यही दो बातें होंगी, और हम बता देंगे मुझे वहां पर एफआरए के अंदर प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहां पर, याद रखना। तो बेसिक क्लियर, तो फिर कुछ नहीं है इसके अंदर, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, उसको हमें कवर करना है, ठीक है। तो देखिए सर, एग्जांपल, फुल फ्लेज एग्जांपल ले लेता हूं, सेम इसी को एक्सटेंड कर रहा हूं। वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट, 6 महीने के बाद दिस इज योर सेटलमेंट, दिस इज योर सेटलमेंट डेट, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट डेट। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना है, 6 मंथ्स। टोटल टाइम पीरियड कितना है, 9 मंथ्स। दिस इज लोन मैच्योरिटी डेट, this is your loan time period। सब चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं। इसकी लॉन्ग पोजीशन है, इसकी शॉर्ट पोजीशन है, इसने एफआरए बाय किया है, इसने एफआरए सेल किया है, किस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 10% पर एनम। दिस इज एफआरए रेट, इसको क्या बोलते हैं, 10% पर एनम इज द एफआरए रेट। चेक कर लीजिएगा, सारी टर्म्स मैंने बता दी, ये सब क्वेश्चन में लिखी होंगी, सेटलमेंट डेट, कॉन्ट्रैक्ट डेट, लोन मैच्योरिटी, एफआरए रेट, एफआरए बाय है, एफआरए सेल है, एफआरए बाय लॉन्ग पोजीशन, एफआरए सेल शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो आपको वहां पर कई बार पार्टी के नाम नहीं लिखे होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा लॉन्ग पोजीशन को प्रॉफिट है या शॉर्ट पोजीशन को प्रॉफिट है, एफआरए बाय वाले को प्रॉफिट है या एफआरए सेल वाले को प्रॉफिट है, तो वो क्लैरिटी से मेंशन करना पड़ेगा बिना पार्टी का नाम लिखे, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज ऑफ 6 मंथ्स, लोन का टाइम पीरियड कितना है, 3 मंथ्स, टोटल टाइम पीरियड कितना है, 9 मंथ्स। तो इसको लिखते कैसे हैं सर, मार्केट में एफआरए को कैसे लिखा जाता है, एंड दीज आर मार्केट टर्म, मैंने नहीं बनाया, याद रखना। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज एज पर द मार्केट, दिस इज एज पर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, याद रखना। वो पूरा कॉन्सेप्ट सेम टू सेम मैंने आपको बता रहा है, यहां पर आपको कोई अपना पॉइंट नहीं ऐड करना है, जैसा मार्केट में हो रहा है वही कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। तो कैसे एफआरए को लिखते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना है, 6 मंथ्स, तो दिस इज 6/9। कैसे लिखते हैं, 6/9, व्हाट इज 6, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, व्हाट इज 9, टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस इज योर 3, दिस इज योर लोन पीरियड। तो लिख सकते थे 6/3, बट उन्होंने लिखा क्या 6/9। याद रखना, मेरा पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन में मैंने इतना बड़ा डायग्राम बनाया, कोई डायग्राम नहीं आएगा, ना कोई लैंग्वेज इस तरह की आएगी, वो सिंपल एक वर्ड लिखेंगे,
द FR इज 6/9, तो आपको खुद डायग्राम बनाना है। 6 इज योर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना है 6 मंथ्स है, टोटल टाइम पीरियड कितना है 9 मंथ्स है, एंड द लोन पीरियड कितना है, इन दोनों का डिफरेंस इज द लोन पीरियड, इन दोनों का जो डिफरेंस है दिस इज द लोन पीरियड, वो आपके पास क्या है लोन पीरियड है। तो वो क्लैरिटी से अगर आपको पता होगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। तो अगेन दिस इज ए जीरो सम गेम, याद रखना ये FRA भी क्या है जीरो सम गेम है। एक पार्टी का प्रॉफिट होगा तो एक पार्टी का लॉस होगा, एंड द सम ऑफ द गेम इज, समझ पा रहे हैं, द सम टोटल इज ऑलवेज जीरो। तो एक पार्टी के लिए प्रॉफिट है प्लस है, एक पार्टी के लिए लॉस है माइनस है, दोनों का जो सम होगा दिस इज ऑलवेज जीरो, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर सेगमेंट मार्केट। तो याद रखना दिस इज फॉरवर्ड एग्रीमेंट, फॉरवर्ड क्यों है बिकॉज OTC है, अगर यही एक्सचेंज पे होने लगेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज यू लर्न इन द बॉन्ड फ्यूचर। समझ पा रहे हैं, बॉन्ड फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सर ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर फ्रा, ये आपके पास फ्रा है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट FRA 6/9, 6 इज द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, 9 इज द टोटल टाइम पीरियड, और दोनों का जो डिफरेंस है दिस इज योर लोन और इन्वेस्टमेंट पीरियड। दिस इज हाउ वी कैन राइट द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझ लो सर, एक और एग्जाम्पल समझ लो। $90 days, 30 days, total time period is of 120 days, total time period is of 120 days। तो फ्रा कैसे लिखा जाएगा 90 is the contract period and the total time period is 120। दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है लोन पीरियड और द इन्वेस्टमेंट पीरियड, एंड दिस इज ऑफ 30 डेज। देख लीजिए दिस इज ऑफ 30 डेज, दिस इज हाउ वी कैन राइट द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, दिस इज द टोटल टाइम पीरियड। तो आप कह रहे होंगे सर ये 90 120 मंथ्स भी तो मान सकते हैं, नहीं सर, दिस इज द इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही उसका इंटेंट ही बता देगा कि क्वेश्चन डेज में है, मंथ्स में है, ईयर्स में है, जैसे भी है क्वेश्चन का इंटेंट आपको क्लियरली बता देगा कि क्वेश्चन वहां पर मंथ्स में मूव करेगा, डेज में मूव करेगा या ईयर्स में मूव करेगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, दिस इज द टोटल टाइम पीरियड, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है 30, एंड दिस इज योर लोन और इन्वेस्टमेंट पीरियड। दिस इज हाउ वी कैन राइट द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो अब क्वेश्चन में सीधा लिखा होगा द FRA इज 60/90, 30/90, कुछ भी लिखा हो सकता है, आपको उसको क्लियरली इंटरप्रेट करके पहले डायग्राम बनाना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो क्लैरिटी से पता होगा तभी आगे हम बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये अपने माइंड में सेट कर लो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज 60/90, तो 60/90 का क्या मतलब है 60 डेज आपका देख लीजिए, दिस इज योर सेटलमेंट डेट, और उसके बाद लोन पीरियड कितने का, इन दोनों का डिफरेंस इज 30 डेज, टोटल टाइम पीरियड इज 90 डेज। और एग्जांपल लिखो, ये टाइम पीरियड है 2 years, 1 year, total time period is 3 years। So how to write the FRA 2/3 या 2 × 3 एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 2/3, तो एक्सपायरी देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कब सेटल होगा 2 साल के बाद, लोन का टाइम पीरियड कितना है 1 साल है, टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया 3 years। तो फ्रा इज 2/3, दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो लोन का टाइम पीरियड कितना हो गया, दिस इज ऑफ 1 year। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन राइट द फ्रा। तो मैंने ईयर में बता दिया, डेज में बता दिया, मंथ्स में भी बता दिया, क्वेश्चन का इंटेंट बताएगा कि क्वेश्चन वहां पर किस तरह से मूव करेगा। ठीक है, और एग्जांपल लिखो सर,
अब यहाँ पर रेट्स को कैसे पढ़ना है वो सब चीजें भी समझनी पड़ेगी सर। या डेज में करते हैं और क्लैरिटी से आपको समझ में आएगा। मान लो फ्रा लिख दिया उन्होंने, क्वेश्चन में लिख दिया फ्रा इज 90/180। फ्रा कितना लिख दिया 90/180 एंड दिस इज ऑफ 5% पर एनम। ये लिख दिया क्वेश्चन में, बस एक वर्ड, तो आप समझ जाओ सर यहां पर जो सेटलमेंट है वो कब होगी 90 डेज में। टोटल टाइम पीरियड कितना है 180 डेज, तो लोन का टाइम पीरियड भी कितना होगा 90 डेज। फ्रा का रेट कितना है 5% पर एनम। फ्रा का रेट कितना है 5% पर एनम। तो इसको कैसे लिखा जाता है 90 डेज फॉरवर्ड रेट है ना, 90 दिन का फॉरवर्ड रेट। जो लोन है वो कितने टाइम का है 90 डेज का है, तो 90 डेज फॉरवर्ड रेट कब है 90 डेज फ्रॉम नाउ। आज से 90 दिन के बाद 90 दिन के लोन का कितना रेट है, दिस इज योर 5% एंड दिस इज पर एनम, 5% पर एनम। तो ये 90 डेज फॉरवर्ड रेट का क्या मतलब है 90 डेज का लोन है सर। एंड 90 डेज फ्रॉम नाउ कब होगा, आज से 90 डेज के बाद। तो सेटलमेंट डेट कब होगी, दिस इज आफ्टर 90 डेज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड कितना होगा, दिस इज ऑफ 90 डेज। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और एग्जाम्पल से आपको बता सकता हूं, तो वो क्लैरिटी आपको मुझे देनी है क्योंकि क्वेश्चन में यही सब पूछने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो देखिए सर मैं मान लो फ्रा दे देता हूं 3/9, ठीक है, एंड दिस इज और 6% पर एनम। मंथ्स लिख दिया मैंने, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वहां पर इंटेंट क्या है, डेज है, मंथ्स है या ईयर्स है। ठीक है, तो 3/9 फ्रा कैसे बनाओगे। 3 क्या है आपके पास देख लीजिए, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। टोटल टाइम पीरियड कितना है, टोटल टाइम पीरियड इज ऑफ 9 मंथ्स। ये टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितने का है 3 मंथ्स का है। तो बताओ सर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 6। तो 6 आपका क्या होगा 6 मंथ्स इज योर लोन पीरियड। 6 मंथ्स आपका क्या है लोन और इन्वेस्टमेंट पीरियड है सर। देख लो सर, तो फ्रा का रेट कितना हो गया 6% पर एनम। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, कितने टाइम का लोन है 6 मंथ्स का, तो क्या लिखेंगे 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट। क्या लिखेंगे 6 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट है कब 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ एंड दिस इज 6% पर। क्वेश्चन में कैसे भी लैंग्वेज आ सकती है, हर लैंग्वेज के लिए हमें तैयार रहना है। तो वो सिंपल लिख सकते हैं फ्रा का रेट कितना है 6% पर एनम, या वो लिख सकते हैं 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ दिस इज 6%। तो हमें खुद फ्रा बना लेना है। 3 महीने के बाद 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आपका 6 महीने का देख लीजिए वहां पर लोन पीरियड है एंड द रेट इज 6% पर एनम। रेट इज 6% पर एनम। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है 3 मंथ्स का है, लोन का टाइम पीरियड कितना है 6 मंथ्स है, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया 9 मंथ्स हो गया। तो किसी भी लैंग्वेज से हम फ्रा का डायग्राम बना लेंगे, फ्रा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक बार लिख लेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, दिस इज ऑल अबाउट देख लीजिए। और कई बार क्वेश्चन में लिख देगा 6 मंथ्स लिबोर इज 5%। तो 6 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट का रेट कितना है 5% एंड दिस इज पर 90 डेज लिबोर इज 2%। तो 90 दिन वाले लोन का रेट कितना है 2% एंड दिस इज पर एनम।
याद रखना। तो दिस इज द 90 डेज कॉन्ट्रैक्ट रेट, याद रखना 90 डेज कॉन्ट्रैक्ट रेट एंड द रेट इज ऑलवेज पर एनम, रेट इज ऑलवेज पर एनम। तो मैंने हर तरीके से आपको रेट को डिस्कस कर लिया है, और जब क्वेश्चन आएंगे तो और क्लैरिटी से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक बेसिक वहां पर कॉन्सेप्ट था। दिस इज अबाउट द फ्रा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या टर्म्स हैं, और उसको फाइनली कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो पूरी क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक पार्ट ऑफ द फ्रा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को लिखना है और किस तरह से उसको रीड करेंगे। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अब देखिए नेक्स्ट, जो यहां पर फ्रा के अंदर वी हैव 3 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए सर, वी हैव फ्रा, we have 3 varieties of question, we have 3 types of question. We have type 1, type 2, and we have type 3. The first type is your speculation. This is cash settlement. Second type is your hedging. You need to calculate effective cost. And type 3 is arbitrage. तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये पूरा एक्सटेंशन है डेरिवेटिव्स का। तो हमने फ्यूचर चैप्टर में पढ़ा था कि वहां पर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वहां पर भी हमने पढ़े थे। सेम यहां पर भी फ्रा के अंदर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज स्पेकुलेशन। वी आर लुकिंग फॉर द, वहां पर देख लीजिए हम किसकी तरफ देख रहे हैं, वी आर लुकिंग कि प्राइस बढ़ने वाले हैं या प्राइस गिरने वाले हैं। समझ पा रहे हैं, हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हमें वहां पर लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेकुलेशन। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस। वी आर लुकिंग फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। वी हैव सम प्राइस बिलीफ, समझ रहा, मेरा कोई प्राइस बिलीफ है, मुझे लग रहा है प्राइस बढ़ने वाले हैं, प्राइस गिरने वाले हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो उस केस में मैंने एग्रीमेंट कर लिया, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ क्या कमाना है, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी तरफ हेजिंग, हेजिंग का क्या कॉन्सेप्ट बताया था, वी आर ऑलरेडी हैविंग सम एक्सपोजर। तो मेरा ऑलरेडी लोन चल रहा है, मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, दिस इज एट फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अपने रिस्क को क्या कर रहा हूं, मिनिमाइज कर रहा हूं। तो उस केस में वी आर कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव कॉस्ट। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मेरी वहां पर लोन की इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आई, मेरी इन्वेस्टमेंट की इफेक्टिव इनकम कितनी आई। तो पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, याद रखना। तो हमें क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा कि वो स्पेकुलेशन का क्वेश्चन है, वो हेजिंग का क्वेश्चन है, या वो आर्बिट्रेज का क्वेश्चन है। वी आर लुकिंग फॉर मिस प्राइसिंग। तो मार्केट में हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, 6 महीने वाले लोन के भी, 3 महीने वाले लोन के भी, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। तो मैं हर कॉन्ट्रैक्ट में ढूंढ लूंगा कि वहां पर कोई मिस प्राइसिंग तो नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर मिस प्राइसिंग, बाय एट लो एंड सेल एट हाई। याद है ना सर, आर्बिट्रेज में हमने सीखा था बाय एट लो एंड सेल एट हाई। तो वी आर लुकिंग फॉर मिस प्राइसिंग। तो हम देखेंगे वहां पर कोई मिस प्राइसिंग तो नहीं है, और उस मिस प्राइसिंग से हम एनकैश करना चाहेंगे उसको, तो हम क्या कर लेंगे, आर्बिट्रेज कर लेंगे। तो यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं, हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। वी नीड टू कैलकुलेट द आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो 3 तरह के क्वेश्चन है यहां पर, 3 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, आ चुके हैं, तीनों ही आ चुके हैं एग्जाम में। तो डेफिनेटली हमें इस पे टारगेट रखना है। तो हमें देखना है कि वहां पर वो कैश सेटलमेंट का केस है, वहां पर सिंपली दे आर लुकिंग फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, तो कैलकुलेशन का सिस्टम अलग है। अगर हेजिंग है तो वहां पर कैलकुलेशन का सिस्टम अलग है, और अगर आर्बिट्रेज है तो कैलकुलेशन का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पिक करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू कैलकुलेट द
जो भी हमारा आंसर है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये पहले क्लैरिटी से समझ लो, यहाँ पर वी हैव 3 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज स्पेकुलेशन, सेकंड वन इज हेजिंग एंड द थर्ड वन इज आर्बिट्रेज। ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहले टाइप 1 we have type 1 question and this is the speculation. स्पेकुलेशन है तो मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस। तो टेक्निकली दिस इज अ केस ऑफ कैश सेटलमेंट। दिस इज अ केस ऑफ कैश सेटलमेंट। ठीक है, तो ओनली प्रॉफिट एंड लॉस विल बी कैलकुलेटेड। तो ये पता क्या कह रहा है कि भाई मुझे कोई लोन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ रेट को प्ले करना है। मुझे लग रहा है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं तो मैं अपना रेट फिक्स कर दूंगा 10%। अब अगर एक्चुअली में रेट बढ़ गए तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर रेट कम हो गए तो मुझे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो वी आर ओनली स्पेकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर देख लीजिए, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, मैं फ्रा कर रहा हूं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट वही है बट पर्पस अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है। और यहां ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेकुलेशन। दूसरे केस में ऑब्जेक्टिव आएगा आपके पास हेजिंग। मेरा ऑलरेडी ये लोन चल रहा है, मुझे उसके रिस्क को मिनिमाइज करना है। वी आर ऑलरेडी हैविंग सम एक्सपोजर, तो उसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वी आर डूइंग हेजिंग। और उसके अलावा आपके पास वी आर लुकिंग फॉर मिस प्राइसिंग, तो हम आर्बिट्रेज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सर, यहां पर कैसे हम करेंगे पूरा एग्जाम्पल, फुल फ्लैग एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं। एक ही एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, तो देखिए सर, वी हैव ए फ्रा 6/9 और 6/9 कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अगर फ्रा 6/9 है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट को लिखो सर। कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा? सिक्स बाय नाइन, तो 6 क्या है मेरे पास? दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, दिस इज 6 मंथ्स। टोटल टाइम पीरियड कितना है? 9 मंथ्स। तो लोन का टाइम पीरियड कितना होगा, या इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड कितना होगा? 3 मंथ्स। तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट डेट। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि आफ्टर 6 मंथ्स वो मिस्टर बी से क्या लेगा? लोन लेगा। लोन लेगा तो इसकी कौन सी पोजीशन होगी? लॉन्ग पोजीशन। ये सब क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होगा, मैं भी सिर्फ बोल रहा हूं, और ये सब आपको मिलेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज में। ठीक है, तो मिस्टर ए की लॉन्ग पोजीशन है, तो मिस्टर बी की कौन सी पोजीशन होगी सर? शॉर्ट पोजीशन। ये फ्रा बाय कर रहा है और ये फ्रा को क्या कर रहा है? सेल। ठीक है, किस रेट पे कर रहा है? रेट उन्होंने फिक्स कर लिया, फ्रा का रेट कितना है? 10% पर एनम। दिस इज द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कर लिया। मिस्टर बी कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस आर लीगल एग्रीमेंट, ओटीसी डेरिवेटिव है, ओवर द काउंटर डील्स है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट रेट डेट, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट डेट। टाइम पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 6 महीने। तो ये आपके पास क्या है? सेटलमेंट डेट। दिस इज योर सेटलमेंट डेट। This is the loan maturity date. This is the loan period. चेक कर लीजिए एक बार, मैंने पूरी क्लैरिटी से आपको एक एक बात लिख दी है। मिस्टर ए टेक्निकली लोन ले रहा है और मिस्टर बी लोन दे रहा है, मतलब उसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। नोशनल अमाउंट और लिख लेते हैं सर।
मान लो 10 लाख डॉलर। तो व्हाट इज अवर फॉरवर्डेड एग्रीमेंट, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि 6 महीने के बाद, दिस इज आफ्टर 6 मंथ्स, वो आपसे 10 लाख डॉलर्स का लोन लेगा और रेट हमने फिक्स कर लिया है, दिस इज 10% पर एनम एंड द टाइम पीरियड ऑफ द लोन इज 3 मंथ्स एंड दिस इज योर 6/9 FRA। ये आपके पास क्या है, 6/9 FRA। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखिए हो क्या रहा है, समझ पा रहे हैं, दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ स्पेकुलेशन। पता क्या, मिस्टर ए को लग रहा है मार्केट में भाई लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं, तो उसने अपना रेट पहले से ही क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर रेट। तो यही तो था ना फॉरवर्ड हेजिंग, दिस इज फॉरवर्ड हेजिंग। हमने फॉरवर्ड हेज कर लिया, मुझे लग रहा है कि वहां पर मार्केट में करेंसी बढ़ने वाली है, 85 86 होने वाली है, तो मैंने वहां पर देख लीजिए मेरी पेमेंट थी, मैंने वहां पर फिक्स कर दिया, अपना 85 फिक्स कर दिया। अब रेट जितना मर्जी चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, मेरे लिए रेट फिक्स हो चुका है एंड दिस इज योर 10% पर एनम। सेम जैसे करेंसी में बुक कर रहे थे वैसे ही हमने यहां पर इंटरेस्ट रेट्स के लिए बुक कर लिया। बस थोड़ा जो डिफरेंस है, दिस इज ओनली ऑफ कैलकुलेशन, बिकॉज यहां पर लोन इन्वेस्टमेंट आ गया है, टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो गया है, नोशनल अमाउंट इन्वॉल्व हो गया, तो थोड़ी कैलकुलेशन डिफरेंट है, अदरवाइज बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है सर। ठीक है, तो देखिए सर, केस नंबर 1, वहां पर भी हमने ऐसे ही डिस्कस किया था। मैं बार बार इसलिए ऐसे बोल रहा हूं कि आप वो लिंक कर पाओ सर, वो सारी चीजें लिंक कर पाओ। जैसे आप डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में लिंक करते हैं ना प्रोविजंस को, मैं भी सेम वैसे ही आपको लिंक करा रहा हूं, पूरा सेम है, कॉपी पेस्ट, कोई डिफरेंस नहीं है सर। ठीक है, सिर्फ अंडरलाइन चेंज हो रही है, अंडरलाइन चेंज हो रही है तो कैलकुलेशन डिफरेंट हो रही है, अदरवाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट इज सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए सर, केस नंबर 1, इफ आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद क्या हुआ, दैट इज ऑन सेटलमेंट डेट, that is on settlement date, actual rate comes out to be 11.75% per annum। 11.75% पर एनम। तो देख लो सर, रेट पता कितना आ गया, 11.75% पर एनम। तो बताओ मिस्टर ए को प्रॉफिट है या लॉस है, सोचो, बस सिंपली सोचना है। उसने 10% पे अपना लोन का रेट फिक्स कर दिया था, अब रेट पता कितना हो गया, 11.75%, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेकुलेशन। मेरा ऑब्जेक्टिव कोई लोन लेना नहीं है, ना मुझे लोन लेना है ना देना है, समझ पा रहे हैं ना, मिस्टर बी को कोई लोन देना है, दिस इज प्योर स्पेकुलेशन। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहली बात वहां पर मिस्टर ए को प्रॉफिट है या लॉस है, बस सिंपली आपको डिसाइड करना है। मिस्टर ए ने फिक्स कर दिया था रेट कितना, 10%, दिस इज ऑन लोन, तो लोन पे 10% का रेट फिक्स कर दिया था। अब रेट पता कितना आ गया 6 महीने के बाद, 11.75%। तो बताओ सर, मिस्टर ए को प्रॉफिट है या लॉस है, सिंपली प्रॉफिट है सर। उसने अपना लोन का रेट 10% फिक्स कर दिया था, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, तो टेक्निकली उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसने सस्ते में रेट बुक कर दिया था, जबकि मार्केट में रेट अब कितना आ गया, 11.75% पर एनम। तो मिस्टर ए को क्या हो गया, प्रॉफिट, मिस्टर ए को क्या हो गया, प्रॉफिट। तो यहां पर लिखा कैसे जाता है वो और समझ लो सर। मिस्टर ए, अब मिस्टर ए को प्रॉफिट और मिस्टर बी को लॉस है, तो कैसे लिखेंगे, मिस्टर ए रिसीव्स एंड मिस्टर बी पेज, दिस इज कैश सेटलमेंट। याद है ना, कैश सेटलमेंट का मतलब क्या बताया था, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, सेटल होगा, एक पार्टी पे करेगी एक पार्टी रिसीव करेगी, एंड दैट्स व्हाई दिस इज जीरो सम गेम। ये आपके पास क्या है, जीरो सम गेम है सर। तो देख लीजिए, मिस्टर ए रिसीव्स एंड मिस्टर बी पेज। अगर क्वेश्चन में पार्टी का नाम नहीं लिखा तो आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, तो मिस्टर ए की कौन सी पोजीशन थी, लॉन्ग पोजीशन, और मिस्टर बी की कौन सी पोजीशन थी, शॉर्ट पोजीशन, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, लॉन्ग पोजीशन receives and short position pays। लॉन्ग पोजीशन रिसीव्स एंड शॉर्ट पोजीशन पेज, कितना सर, वो देख लो सर।
तो देखिए सर, मिस्टर ए रिसीव करेगा और मिस्टर बी क्या करेगा, पे करेगा सर, ठीक है। तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन रिसीव्स एंड शॉर्ट पोजीशन पेज। तो वहां पर जब भी हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स की, तो वहां पर क्या इन्वॉल्व होगा, दिस इज टाइम पीरियड एंड द नोशनल अमाउंट। तो टाइम पीरियड कितना है हमारा, चेक कर सकते हैं, टाइम पीरियड इज ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने का लोन है। और देख लीजिए नोशनल अमाउंट आपके पास कितना है, दिस इज ऑफ $10 लाख। तो ध्यान से देखना सर, मिस्टर ए रिसीव करेगा और मिस्टर बी क्या करेगा, पे करेगा। कितना रिसीव करेगा सर, उसने रेट कितना फिक्स किया था, 10%, जबकि मार्केट में रेट कितना आ गया, देख लीजिए 11.75%। तो मिस्टर ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, देख लीजिए, दिस इज 11.75 माइनस 10%। कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है, आपको सीधा किससे लिखना है, रिसीव्स एंड पे से। तो मिस्टर ए रिसीव्स एंड मिस्टर बी पेज, कितना सर, 11.75% माइनस 10%। तो मिस्टर ए को कितने का प्रॉफिट हुआ, 11.75% माइनस 10%। तो 1.75% का उसको प्रॉफिट हुआ, किस पे, व्हाट इज योर नोशनल अमाउंट, $10 लाख पे। एंड द टाइम पीरियड ऑफ लोन इज, क्योंकि टाइम पीरियड इन्वॉल्व होगा, डेफिनेटली देयर इज अ टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन केस ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज योर 3 मंथ्स, 3/12। पहली बात, मिस्टर ए को प्रॉफिट होगा और मिस्टर बी को लॉस होगा, कितने का, 1.75%, कितने अमाउंट पे, $10 लाख पे, कितने टाइम पीरियड के लिए, दिस इज फॉर 3 मंथ्स, 3/12। ध्यान से देखना सर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये जो प्रॉफिट है ना, ये कब अराइज होगा, यहां पे अराइज होगा सर, दिस इज एट 9 मंथ्स। क्यों, इंटरेस्ट तो डेली बेसिस पे क्या होगा, एक्रू होगा, वो एक दिन में प्रॉफिट नहीं आ जाएगा, वो प्रॉफिट कब अराइज होगा, 3 महीने के बाद अराइज होगा, ठीक है। बिकॉज टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, तो टाइम के साथ ही इंटरेस्ट क्या होगा, एक्रू होगा। तो ये जो प्रॉफिट अराइज होगा, करेंसी में क्या था, प्रॉफिट यहीं पे आ जाता था। आपने 85 बुक किया, रेट 86 आ गया, आपको ₹1 का प्रॉफिट है, सीधा आपको मिल गया। बट इंटरेस्ट रेट्स के साथ क्या इन्वॉल्व है, टाइम पीरियड इन्वॉल्व है। तो ये जो आपको बेनिफिट है वो कब अराइज होगा, दिस इज एट 9 मंथ्स, 9 मंथ्स पे अराइज होगा। बट सेटलमेंट कब है, 6 महीने के बाद है, यहां पर सेटलमेंट है। तो आप क्या कहेंगे, भाई पैसे दे, वो कहेगा ले लेना सर 3 महीने के बाद। आप कहोगे नहीं भाई, मुझे तो आज ही चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सेटलमेंट डेट। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का था, 6 महीने का था, मुझे तो प्रॉफिट कब चाहिए, आज ही, यहां पर चाहिए। और सामने वाली पार्टी कह रही है भाई यहां पे ले लियो, क्यों, क्योंकि आपको एक्चुअली में जो प्रॉफिट अराइज हो रहा है, दिस इज एट 9 मंथ्स। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ क्या इन्वॉल्व है, टाइम पीरियड। तो आप क्या कहोगे, ठीक है भाई, इस प्रॉफिट की क्या दे दे, प्रेजेंट वैल्यू, इस प्रॉफिट की क्या दे दे, प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए कौन सा रेट यूज होगा, दिस इज द एक्चुअल रेट ऑन सेटलमेंट डेट। समझ पा रहे, एक्चुअल रेट ऑन सेटलमेंट रेट डेट क्या है, 11.75%। तो पहली बात, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, मिस्टर ए को कितने का प्रॉफिट हुआ, इतने का। बट वो अराइज कब हुआ, ध्यान से देखना, वो अराइज कब हुआ है, एक्चुअली में वो अराइज हुआ है, दिस इज एट 9 मंथ्स। सेटलमेंट कब है, 6 मंथ्स पे, दिस इज योर सेटलमेंट डेट। तो प्रॉफिट अराइज हुआ यहां पर, सेटलमेंट है यहां पर सर। तो दोनों पार्टी के बीच में फाइट चल रही है, वो कह रहा है भाई मुझे प्रॉफिट दे, वो कह रहा है यहां पे ले लियो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसकी क्या दे दे, प्रेजेंट वैल्यू, इसकी क्या दे दे, प्रेजेंट वैल्यू दे दे। और प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए कौन सा रेट यूज होगा, इस दिन का एक्चुअल रेट। और एक्चुअल रेट कितना था अपने एग्जांपल में, 11.75%, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, याद रखना सर। ये यहां पर क्वेश्चन को आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्या सेटलमेंट का क्वेश्चन है, हेजिंग का क्वेश्चन है, या आर्बिट्रेज का, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू रिएक्ट ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻⁴n, यही तो करेंगे। देख लो सर, ये जो प्रॉफिट है ये कब अराइज हुआ, यहां पर सर। सेटलमेंट कब है, यहां पर। तो इसकी क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू देख लीजिए। तो क्या कर देंगे, 1 + r⁻⁴n। तो टेक्निकली क्या होगा सर, देख लीजिए, सॉल्व कर देंगे जरा इसको, कितना आ गया, $10 लाख इंटू 1.75% इंटू 3 / 12। तो कितना आ गया,
दिस इज योर 4375। कितना आ गया? 4375। तो यहां पर पता कितना आया? 4375। और इसकी क्या कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू। कितना रेट है? 0.1175 इंटू टाइम पीरियड कितना है? 3 मंथ्स। 3/12। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? ठीक है, फाइनल आंसर निकाल देंगे। तो ये क्लैरिटी से आपको समझना पड़ेगा सर। ठीक है, तो कितना जाएगा सर? 0.1175 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड इक्वल मल्टीप्लाई 4375। तो दिस इज 4250.15। Mr. A receives and Mr. B pays कितना? $4250.15 on settlement date. That is after 6 months from now. चेक कर लीजिए एक बार। दिस इज ऑल अबाउट योर केस नंबर 1। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली में बढ़ गए सर, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो यहां पर जो भी हम यहां पर निकालेंगे अपना पे ऑफ, देख लीजिए, तो उसकी क्या करनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज दिस द केस ऑफ कैश सेटलमेंट। भाई प्रॉफिट लॉस ही चाहिए मुझे, कोई लोन नहीं चाहिए एक्चुअली में, ना मुझे कोई डिलीवरी चाहिए, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए, ना मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे तो सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। तो वो कह रहा है भाई प्रॉफिट एंड लॉस राइज यहां पर हो रहा है, बट सेटलमेंट कहां करना है आपको? यहां पर। तो उसकी क्या करनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए कौन सा रेट यूज होगा? एक्चुअल। 10% यूज नहीं होगा। कौन सा रेट यूज होगा? एक्चुअल। और एक्चुअल रेट इस दिन कितना था? 11.75% पर एनम। तो उसी को यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। पावर एन नहीं करेंगे क्योंकि हम टाइम के साथ ही उसको क्या करेंगे? बाइफिकेट करेंगे। तो रेट को टाइम के हिसाब से क्या करेंगे? बाइफिकेट करेंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? दिस इज योर सेटलमेंट अमाउंट। दिस इज ऑन, देख लीजिए, दिस इज आफ्टर 6 months एंड मिस्टर ए रिसीव्स एंड मिस्टर बी पेज। तो ये आपके पास था। दिस इज योर केस नंबर 1। अब देखिए सर केस नंबर 2 सर। इफ एक्चुअल रेट आफ्टर 6 months turns out to be 8.335% पर एनम। अब अगर वहां पर देख लीजिए 6 महीने के बाद एक्चुअल रेट कितना आ गया? 8.335%, जबकि एफआरए का रेट कितना था? 10% पर। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 10% पे लोन लेगा, जबकि एक्चुअल रेट 6 महीने के बाद कितना आ गया सर? 6 महीने के बाद एक्चुअल रेट कितना आ गया? 8.335%। तो बताओ मिस्टर ए को प्रॉफिट है लॉस है? देख लो, उसने लोन के लिए कहा था 10% पे फिक्स कर लो, जबकि मार्केट में रेट क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो मिस्टर ए को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। मिस्टर बी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल बात है। ठीक है, तो हमने रेट कितने पे फिक्स कर लिया था? 10% पे, जबकि मार्केट में एक्चुअल रेट कितना आ गया 6 महीने के बाद? 8.335%। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, हम क्या लिखेंगे? मिस्टर ए पेज, लॉस है ना उसको, तो उसको पे करना पड़ेगा। तो मिस्टर ए पेज एंड मिस्टर बी रिसीव्स, और लॉन्ग पोजीशन पेज एंड शॉर्ट पोजीशन रिसीव्स। कितना सर? कोई डिफिकल्ट नहीं है सर, बताओ कितना सर? कितना लॉस हो गया मिस्टर ए को? 10% पे उसने फिक्स किया था, जबकि रेट कितना आ गया? 8.335%। तो दिस इज 10% माइनस 8.335%। तो मिस्टर ए को इतने का लॉस हो गया। कितने अमाउंट पे? $10 लाख। टाइम पीरियड कितना है?
लोन का टाइम पीरियड कितना था? 3 मंथ्स, 3/12। बट जो ये लॉस अराइज हुआ ना, वो कहां अराइज हुआ है? यहां पर सर। जबकि सेटलमेंट कब है? आफ्टर 6 मंथ्स। तो इसकी क्या करनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। क्या करनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए सर, अब प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए कौन सा रेट यूज होगा? एक्चुअल रेट। और एक्चुअल रेट अब कितना आ गया है? 8.335%। तो दिस इज 1 प्लस 0.08335 इंटू 3/12। तो टाइम पीरियड ऑफ लोन इज 3 मंथ्स। तो इसलिए उसकी 3 महीने की क्या करनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। तो आपके पास आ जाएगा सर। तो पहले न्यूमरेटर देख लीजिए कितने का लॉस हुआ मिस्टर ए को। दिस इज योर 10 माइनस 8.335। तो दिस इज 1.665%, 0.665% इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो कितने का लॉस हो गया? 4162.5%। और इसकी क्या कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू 1.08335 इंटू 3/12। तो मिस्टर ए पेज एंड मिस्टर बी रिसीव्स। कितना कर देंगे? 0.08335 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड इक्वल मल्टीप्लाई 4162.5। तो कितना आ गया? 4077.53। Mr. A pays and Mr. B receives on settlement date. On settlement date. चेक कर लीजिए एक बार। तो अगर सिंपल डायग्राम से मैं आपको समझाऊं, क्रक्स, FRA का रेट कितना था? 10%। अगर रेट इससे ऊपर गए तो मिस्टर ए को प्रॉफिट होगा, और रेट अगर इससे नीचे गए तो मिस्टर ए को क्या होगा? लॉस होगा। चेक कर लीजिए। इसकी लॉन्ग पोजीशन थी, इसकी शॉर्ट पोजीशन थी। तो मिस्टर ए को प्रॉफिट है तो मिस्टर बी को लॉस है, मिस्टर ए को लॉस है तो मिस्टर बी को क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है। तो सेम ऐसे मैंने ऑप्शंस में आपको समझाया था कि अगर प्राइस ऊपर गए तो क्या प्रॉफिट लॉस है, प्राइस नीचे गए तो क्या प्रॉफिट लॉस है। सेम वही तो कॉन्सेप्ट है यहां पर भी। अगर मैंने रेट 10% फिक्स कर दिया, रेट बढ़ गए, दिस इज द केस ऑफ लोन, तो मुझे प्रॉफिट हो गया। मेरा तो लोन पे 10% ही लगेगा ना प्रैक्टिकली अगर बात करें। जबकि मार्केट में रेट बढ़ गया है 11%, 12% आ गया है, तो टेक्निकली मुझे लॉस प्रॉफिट हो गया है। और अगर रेट कम हो गए तो मुझे क्या हो गया? देख लीजिए, लॉस हो गया है। तो दिस इज योर, देख लीजिए, दिस इज योर first type of question, and this is the case of cash settlement. This is simply we are calculating the profit and loss. तो ये आपके पास this is the case of speculation. टाइप 1 का पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया है। तो देख लीजिए, this is all about your type 1.